वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और फुल लेंथ टेस्ट में आपका स्वागत है। ये 5वां टेस्ट है, ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। 4 टेस्ट मैं करा चुका हूँ, अगर वो नहीं देखे आपने तो वो देख लीजिए। और अब यूपी पीसीएस की अगर 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट प्री प्लस मेंस, ठीक है, जीएस के जितने भी पेपर है, हिंदी, ऐसे राइटिंग और ऑप्शनल की जगह जो 2 यूपी स्पेशल है, सब के कंप्लीट नोट्स, सब कंप्लीट शॉर्ट नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा विथ डिस्कशन ग्रुप। कोई भी अगर डाउट होता है आपको, आप जब चाहे तब पूछ सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम से, हमेशा वीडियो फॉर्म, ऑडियो फॉर्म में सब भी, ठीक है। तो आप SCS पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीतिक समूह के रूप में काम करना कब शुरू करा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो ये पॉलिटिकल ग्रुप की तरह काम करना शुरू करा था 1920 से, नागपुर सत्र से, नागपुर का जो सेशन हुआ था उससे। अध्यक्ष कौन थे? पूछ ले तो सी विजय राघवाचार्य, ठीक है, विजय राघवाचार्य। बाकी कांग्रेस बनी कब, ये तो आप सभी को पता होगा, 1885 में बनी थी, ठीक है। पर पूछ रहा है कि एकदम राजनीतिक समूह के रूप में काम करना 1920 से शुरू करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है, हिंदुस्तान सेवा मंडल की महिला शाखा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, थोड़ा जूम कर दिया मैंने, अब शायद आपको और अच्छे से दिखेगा। हिंदुस्तान सेवा मंडल की महिला शाखा की संस्थापक अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन्स विंग ऑफ हिंदुस्तान सेवा मंडल, ठीक है, तो ये थी उमाबाई कुंदापुर। कौन थी? उमाबाई कुंदापुर, ठीक है। तीसरा देखते हैं, कह रहा है बॉडी मास इंडेक्स क्या है? व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? तो बॉडी मास इंडेक्स होता है दोस्तों वजन और ऊंचाई का अनुपात जो होता है, वेट टू हाइट रेशियो को बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। वेट टू हाइट रेशियो मतलब आपका वेट कितना है, लेट सपोज आपका वेट 70 है, इस टू हाइट कितनी है आपकी, 7 फीट है, 6 फीट है, तो उसको बोलते हैं बॉडी इंडेक्स, ठीक है, वजन और ऊंचाई के अनुपात को। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कह रहा है ताप दीप्त लैंप या इंक्सडेंट लैंप को भरने के लिए आर्गन का उपयोग किया जाता है। क्यों भाई? आर्गन फिल करते हैं हम लोग लैंप्स वगैरह में भरने के लिए, तो ये करा जाता है क्योंकि ये बल्ब का जीवन बढ़ाता है ना, ये अक्रिय गैस होती है और टंगस्टन फिलामेंट को क्षरण को रोकने के लिए इसका काम करा जाता है, मतलब बल्ब की लाइफ बढ़ जाती है इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूध से मलाई अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? बचपन में पढ़ा होगा साइंस में, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। दूध से मलाई अलग करने को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। कठोर जल में निम्नलिखित आयन होते हैं। कठोर जल में कौन कौन से आयन होते हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। जो कठोर जल यानी हार्ड वाटर होता है, तो हार्ड वाटर में आपको क्या मिलेगा? एक पहली चीज़ आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, ठीक है, और कैल्शियम मिल जाएगा। मैग्नीशियम और कैल्शियम, हार्ड वाटर में क्या होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम। 7वां देखते हैं। कह रहे हैं, कथन है गर्म दिन में सतह के पास ध्वनि तरंगों की गति ऊपरी वायुमंडल की तुलना में अधिक होती है। ऑन अ वार्म डे द स्पीड ऑफ साउंड वेव नियर द सरफेस इज हायर देन द अपर एटमॉस्फेयर। कारण कह रहा है शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि की गति अधिक होती है। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि गर्म दिन में ध्वनि इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हवा जो होगी वो क्या हो जाती है? डेंस हो जाती है। कैसी हो जाती है? डेंस, मतलब गर्म है, कन्वेक्शन करंट ज़्यादा उठेंगे तो इसलिए उसमें आवाज़ बढ़ जाती है। तो ए और आर दोनों सत्य, पर आर इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है। चलिए बस सिंपल सी चीज़ समझ लो, गर्म अगर हवा है तो ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी, गर्म हवा में ज़्यादा होगी, ठंडी में कम होगी, ठीक है, क्योंकि गर्म में क्या होगा, मीडियम जो होगा साउंड के वो बहुत तेज़ी से अणु उसके चलेंगे गर्म में। चलिए 8 देखते हैं। कह रहा है गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो गुरु नानक देखिए संत कबीर के भी समकालीन है, शंकरदेव और बाबर तीनों के, क्योंकि गुरु नानक का जन्म कब हुआ है? इनका हुआ 1469 में, अगर आपको पता हो 1469 से 1539 इनका समय रहा है, ठीक है, उसी के बीच में इन सब का है। हाल ही में किबुत्स शब्द चर्चा में था। किबुत्स क्या है दोस्तों, ये बताना है। व्हाट इज किबुत्स? तो किबुत्स आपने अगर पढ़ा हो, इजराइल के संगठित ग्रामीण जीवन है ना, कॉम्युनल सेटलमेंट जो इजराइल में है, रहते हैं, उसको किबुत्स बोलते हैं, किबुत्स, ठीक है। इजराइल में ग्रामीण, वो संगठित ग्रामीण जीवन जो है उसको किबुत्स बोला जाता है। हाल ही में बहुत चर्चा में रहते हैं गाजा पट्टी में, ठीक है। चलिए 10वें पे आ जाते हैं। किस महाजनपद की राजधानी शतक कपड़े के निर्माण के लिए जानी जाती है? द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शतक क्लॉथ? तो ये कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है सूरसेन दोस्तों। कौन? सूरसेन, ठीक है, सूरसेन। 11 देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। कब मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त, 23 अगस्त, ठीक है।
12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिसीमन आयोग की नियुक्ति करते हैं? डीलिमिटेशन कमीशन कौन फॉर्म करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है डीलिमिटेशन कमीशन। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। 13 देखते हैं, 13 क्या कह रहे हैं? 1973 में हेलमंद नदी सिंध पर किन देशों ने हस्ताक्षर करे थे? 1973 द हेलमंड रिवर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन। तो हेलमंद नदी की जो संधि हुई है ये ईरान और अफगानिस्तान के बीच हुई है। किसके बीच में हुई है? ईरान और अफगानिस्तान। जैसे सिंधु वाटर ट्रीटी ना, इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ऐसे ही हेलमंद नदी की संधि ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। 14 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन भारत में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है? तो सबसे ज़्यादा किस आबादी की जनजाति आपको देखने को मिलेगी भारत में? तो वो मिलेगी आपको भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसमें भी सबसे ज़्यादा आदिवासी आपको अगर प्रदेश वाइज पूछ ले तो एमपी में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र में हो जाएंगे, एमपी और महाराष्ट्र में। ठीक है, और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति भील जनजाति मिलती है। 15 देखते हैं, 15 क्या कह रहे हैं? 15 कह रहे हैं सूची ए सूची बी को मिलान करना है। ठीक है, मैचिंग के बेस सवाल है। कैगा, कैगा कहाँ पे दोस्तों? कलपक्कम, ककरापारा, नरौरा, ये सब एटॉमिक पावर स्टेशन है, अगर पता चल गया होगा आपको। तो ये देखिए कैगा आपका पड़ेगा कहाँ पे? कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में हो गया। कलपक्कम कहाँ है दोस्तों? कलपक्कम आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो गया। ककरापारा गुजरात में हो गया, और नरौरा आपका उत्तर प्रदेश हो गया। नरौरा कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन के बाद द वे आउट पुस्तक जारी करी? द वे आउट, तो द वे आउट पुस्तक जारी करी सी राजगोपालाचारी ने। किसने करी थी? सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, 1944 में करी थी उन्होंने, क्विट इंडिया के बाद। 17 में फिर से मिलान करना है बिजनौर और उससे रिलेटेड ये राजा। ठीक है, तो बिजनौर से संबंधित है कौन? मोहम्मद खान। कौन? मोहम्मद खान हो गए। ठीक है, गोरखपुर से गजधार सिंह हो गए। गोरखपुर से गजधार सिंह हो गए। मथुरा से देवी सिंह हो गई, और मुरादाबाद से अब्दुल अली खान हो गया। अब्दुल अली खान, यानी इसका डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, डी हो जाएगा। 18 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने शाहसूजा और रणजीत सिंह के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करे थे? ट्रिपैराटाइट ट्रीटी के नाम से भी बहुत फेमस है ये। तो किसने करे थे ये? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने करे थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने। ठीक है, जो लॉर्ड ऑकलैंड का टाइम पीरियड भी अगर याद रख लो, पूछ लेता है तो 1836 से 42 इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा ने मगध की राजधानी गिरिव्रज को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था दोस्तों? गिरिव्रज को पाटलिपुत्र कर दिया था। किसने करा था? किस राजा ने? तो कालाशोक ने करा था। किसने? कालाशोक ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये कालाशोक तो पता होगा ना, शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक बनता है इसका शासक, तब ये करता है। ठीक, 20 में क्या कह रहे हैं? पहली जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी दोस्तों। तो देखिए, ये वल्लभी में नहीं हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। बाकी सब सही है। पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, ये ठीक है। दूसरा, मतलब ये अब गलती हो गया, अगर यहाँ पाटलिपुत्र होता तो सही हो जाता। दूसरा कह रहे तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्र तिस्सा के अधीन पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में। तो ये ठीक है, केवल 2 सही हो जाएगा इसका, ये सही है। ठीक है, 21 मौर्य काल में किस अधिकारी को कुप्याध्यक्ष के नाम से जाना जाता था? किसको बोलते थे? कुप्याध्यक्ष। तो ये बोलते थे वन उपज का जो प्रभारी होता था उसको कुप्याध्यक्ष बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कुप्याध्यक्ष। अब गोदाम प्रभारी इसको क्या बोलते थे? ये भी तो पूछ सकता है। तो कोष गृहाध्यक्ष बोला जाता था। कोष, ये नाम याद रख लीजिए। देखिए, कोष गृहाध्यक्ष बोला जाता था गोदाम के प्रभारी को। पासपोर्ट प्रभारी जो होता था उसको बोलते थे मद्राध्यक्ष, और बंदरगाह का जो होता था पत्तनाध्यक्ष। ठीक है, और जो वन का होगा उसे कुप्याध्यक्ष, याद रखिएगा। विश्व में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शिलालेख में अशोक की अपनी जनता की रक्षा के सिद्धांत का वर्णन किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर एडिक डिस्क्राइब अशोकास प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज पीपल? तो ये आपको मिल जाएगा स्तंभ अभिलेख 1 में, स्तंभ शिलालेख 1 में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तीसरे संगम के अध्यक्ष थे? ये बताना है दोस्तों, तीसरे संगम के अध्यक्ष कौन था? तो तीसरे संगम का अध्यक्ष थे दोस्तों अगस्त नकरी का है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये तीसरे संगम के अध्यक्ष मिल जाएंगे आपको न्यायमूर्ति वी खालिद, जस्टिस वी खालिद। कौन? जस्टिस वी खालिद। तो प्रथम के कौन थे दोस्तों? प्रथम के
तो प्रथम के थे अगस्त्य, अगस्त्य प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। दूसरे संगम के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दूसरे को हो गए आपके तोल्कापय्यम, ठीक है। और तीसरे का तो आपको पता ही चल गया, न्यायमूर्ति वी खालिद, ठीक है। मोहम्मद कासिम ने अपनी पुस्तक तारीख़ फरिश्ता के माध्यम से किस शासक के बारे में जानकारी दी है? तारीख़ फरिश्ता से तो ये दी है उसने कौन से? बूकावन के बारे में जानकारी। किसके? बूकावन। बूका प्रथम जो विजयनगर एम्पायर का राजा था ना, विजयनगर साम्राज्य का शासक बूकावन, उसके बारे में दी है तारीख़ फरिश्ता, ठीक है। नाम याद रखना। 25 हो गया, 26 देख लेते हैं। कह रहा है सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सेट्टीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो सेट्टीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में। 27 कह रहा है हाल ही में इसराइल पर ट्राइटोनल से भरे बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। ट्राइटोनल जो है ये ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन और किसका संयोजक होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ट्राइटोनल देखिए, ये TNT आपने साइंस में अगर पढ़ा हो तो ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन और एल्युमिनियम का ये संयोजक होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का संयोजक होता है, मतलब 80% TNT होती, 20% एल्युमिनियम हो जाती है। अगर ये भी पूछ ले, 80% TNT और 20% एल्युमिनियम हो गई, ठीक है, 20% एल्युमिनियम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111 नंबर पे है। किस पे है? 111 में। इतनी खेती एग्रीकल्चर होती है फिर भी हमारा ये कारण कि वही आपसे मेंस में सवाल पूछ सकता है कि इन स्पाइट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वी हैव सो फार वेरी बैकवर्ड इन ह्यूमन हंगर इंडेक्स, वाई, है ना। मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा इतना पीछे होने का क्या कारण है? बल्कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज़ तो इतनी ज़्यादा है, सब्सिडीज़ भी बहुत ज़्यादा है ना। तो ये मेंस के लिए आंसर है। ये आपको सिखाए जाते हैं सब SCS में, जब आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं हमारा, उसमें, ठीक है। कैसे आंसर लिखना है, कैसे सब करना है, सब आपको बताया जाएगा। सिर्फ प्री ही थोड़ी क्लियर करना है भाई, मेंस भी तो निकालना है आपको। चलिए 28 का मतलब क्या हो गया? 111 हो गया भारत का, ठीक है। और कितने देशों में है ये भी पता ही होगा, 125 देशों में 111 पे हम, ठीक है। और 2022 में शायद हम 107 नंबर पे थे, ठीक है, 107 पे थे। 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई? ठीक है, 7th इंडिया मोबाइल कांग्रेस, तो ये आयोजित की गई नई दिल्ली में। कहाँ करी गई? नई दिल्ली में करी गई, ठीक है। चलिए 30 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मुगल सम्राट बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था? कौन सा युद्ध मुगल सम्राट बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया था? तो देखिए बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े। पानीपत का लड़ा, आपको पता होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। खानवा का युद्ध लड़ा है, घाघरा का युद्ध लड़ा है, चंदेरी का युद्ध लड़ा है, कन्नौज का युद्ध नहीं लड़ा है, क्योंकि ये हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। ये हुमायूं और शेर शाह के बीच में। टाइम पीरियड पता है चंदेरी का कि नहीं, भूल गए हो भाई? चंदेरी का टाइम पीरियड भी याद रखो, 1529 अगर पूछ लें। कन्नौज की बैटल का टाइम पीरियड 1540। बैटल ऑफ घाघरा का अगर पूछेगा, घाघरा का क्या था? 1529 ही है इसका भी। खानवा की बैटल, खानवा का युद्ध, ये 1527, ठीक है। 31। निम्नलिखित पर विचार करना है, उन लोगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तुगलक वंश, गाजी मलिक, सैयद वंश, खिजर खां, खिलजी वंश, मलिक फिरोज। कौन सा सही होगा? तो ये दोस्तों तीनों ही बिल्कुल सही हैं। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक, सैयद वंश खिजर खां, खिलजी वंश मलिक फिरोज। 32 देखते हैं कि इसके शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी ने पहली बार गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पर आक्रमण करा था। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पर आक्रमण करा, ये करा राजयपाल, ठीक है, राजयपाला। टाइम पीरियड क्या था और राजयपाला का? तो महमूद गजनवी कब आता है? 1000 के आसपास, तो इनका टाइम पीरियड भी ऐसा ही है, 1018, ठीक है। राजयपाल याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य पर जब आक्रमण करा तो राजयपाल के शासनकाल में करा, ठीक है। चलिए भैया 33 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चोलों का एक प्रशासनिक केंद्र था? कौन सा चोलों का एक प्रशासनिक केंद्र था? तो पलियाराई, क्या था? पलियाराई चोलों का प्रशासनिक केंद्र है, ठीक है। और आवासीय भी था पलियाराई। कौन था? पलियाराई, ठीक है, याद रखिए। क्योंकि कांचीपुरम, ये रेशम बुनाई वगैरह उद्योग चलता था, मतलब यहाँ कांचीपुरम में। और धातु वगैरह काम कुदामोकू में होता था। और नागपट्टनम, विशाखापट्टनम, ये सब चोलों के क्या थे? अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो पलियाराई चोलों का क्या था? अब ये याद रख लो, प्रशासनिक केंद्र क्या था? पलियाराई। पी से प्रशासनिक, पी से पलियाराई, ऐसे याद रख लो। 34 पे आ जाते हैं। कश्मीर पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में सुसज्जित करना है इनको, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उत्पल वंश, उत्पल वंश कब रहा है? उत्पल वंश की स्थापना हुई थी 855 ईस्वी में। कारकोटा राजवंश, ये 625 से 855 तक था, ठीक। लोहार वंश की बात करेगा तो ये बहुत लेट आएगा, 1003 से 1320 के आसपास तक चले गए। फिर बचा हिंदू शाही राजवंश। हिंदू शाही राजवंश कब आता है?
हिंदू शाही राजवंश हो जाएगा आपका 850 से 1026। वही मतलब महमूद गजनवी बहुत आक्रमण करता है इनको, तो एक कश्मीर के कुछ पार्ट इनको छोड़ना पड़ जाता है। नहीं तो कश्मीर में सब ये सब सेब वेब के बागान सब हिंदू शाही राजवंशी देखते थे। आज सब डेमोग्राफी वहाँ की बदल गई है। तो 34 का ए सही हो जाएगा, 2143। ठीक है। 35 देखते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको दिल्ली में मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा? दिल्ली में। संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था दोस्तों? तो ये तो पता होगा आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। देखते हैं 37 क्वेश्चन। कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया था दोस्तों? तो ये लेटेस्ट का अमेंडमेंट है, अगर आपको पता हो तो। ये जो है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया था। और एंग्लो इंडियन को लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन किस आर्टिकल से मिलता था? 331। तो अब इसका कोई काम नहीं बचा है। ठीक है। दोनों आपको याद रखने हैं। 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019। पहला उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? उत्तर प्रदेश दिवस तो ये मनाया गया था दोस्तों 24 जनवरी 2018 को। ठीक है। 24 जनवरी 2018 को व्हेन वाज द फर्स्ट उत्तर प्रदेश दिवस वॉज सेलिब्रेटेड, 24 जनवरी 2018। बाकी देखिए, इसको मनाना शुरू करा 2018 से। बाकी उत्तर प्रदेश बना कब था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। 39 देखते हैं। कह रहे थोक मूल्य सूचकांक की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, प्राइमरी गुड्स, फ्यूल एंड पावर या सर्विसेज? तो देखो, होलसेल प्राइस में सर्विसेज को नहीं जोड़ा जाता है, सेवाएं नहीं आती इसमें, बाकी ये सब आता है। ठीक है। सेवाएं नहीं आती। जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा है, तो ये दिया था एडविन कैनन ने। किसने दिया था? एडविन कैनन ने। ठीक है। पाल्मा अनुपात के माध्यम से क्या मापा जाता है? पाल्मा रेशियो क्या होता है? तो पाल्मा रेशियो अगर पता हो आपको, ये होता है आय असमानता मापता है। क्या मानता है? आय असमानता या इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। 42 देखते हैं। अनुच्छेद मिलाने बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, काफ़ी ज़्यादा। 371 ए नागालैंड से डील करता है, 371 सी मणिपुर से डील करता है। ठीक है। 371 एफ जो है ये आपका सिक्किम से डील करता है, एच अरुणाचल से डील करता है। ठीक है। फिर से मैच कर देता हूँ। ए फॉर नागालैंड, सी मणिपुर, एफ सिक्किम और एच हो गया अरुणाचल। ठीक है। यानी इसके हिसाब से 4 3 2 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 43 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई थी दोस्तों? तो ये आया था 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। ठीक है। 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था कि एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। 44 देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट्रो जो वोटिंग करता है उसमें कौन कौन होता है? उसमें होता है संसद के निर्वाचित सदस्य, मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और संसद के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा में ये वाले मेंबर नहीं होते, ये आपका उसमें आएंगे। किसमें? ये आ जाते हैं जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें, यानी 1 और 2 सही है सर। ठीक है। चलिए देखते हैं 45। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघीय विशेषताएं होती हैं? ठीक है। संघीय व्यवस्था क्या होती है? फेडरल फीचर, जैसे डिवीजन ऑफ पावर हुआ है ना, शक्तियों का बंटवारा। तो जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पहली चीज़। दूसरा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कठोर संविधान है, लिखित संविधान है। एकल संविधान ये तो आपका यूनिटरी फीचर होता है ना। और दोहरी राज व्यवस्था है, शक्तियों का विभाजन है। ठीक है। कठोर संविधान हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, ये सब होता है। ठीक है। यानी पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की थी? विच कंट्री होस्टेड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? तो इसकी मेज़बानी करी है भारत ने। किसने करी है? भारत ने। ठीक है। 47 लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोक लेखा समिति, इस समिति के सभी सदस्य केवल लोकसभा से आते हैं, तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, क्योंकि आपको पता होगा 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। पहली स्टेटमेंट तो गलत है। इस समिति की स्थापना पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत करी गई थी। ठीक है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बार इसके प्रावधान के तहत 1921 में बनी थी ये। तीसरा कह रहे इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं, बिल्कुल सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती हैं। ये ठीक है। ठीक है। विधान परिषद द्वारा किसी धन विधेयक को विलंबित करने की अधिकतम अवधि क्या है? मैक्सिमम कितने समय तक कर सकता है वो उस बिल को डिले? 14 दिन, नहीं तो फिर वो अपने आप पास हो जाएगा। ठीक है।
यही केंद्र में भी है, राज्यसभा के पास भी यही पावर है ना, मनी बिल को 14 दिन से ज़्यादा वो नहीं होल्ड कर सकते। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करना है, कौन सी भाषा 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान में ऐड हुई है दोस्तों। तो ये तो पता होगा आपको, एक थी बोडो, मैथिली हो गई आपकी, है ना, बोडो और मैथिली, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बोडो हो गई और मैथिली हो जाएगी। BDMS करके मैंने आपको पढ़ाया था, BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथली, 92 संविधान अमेंडमेंट 2003 से ऐड हुई थी, ठीक है। बाकी कोंकणी मणिपुरी नेपाली अगर आपको पढ़ा होगा, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, ये 71 संविधान अमेंडमेंट से ऐड हुई थी 1992 में। बाकी सिंधी कब हुई थी, ये 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुई थी 1967 में सबसे पहले, ठीक है। अगर इनमें से पूछ ले सबसे पहले कौन हुई है तो सिंधी बता देना, 21 से हुई है। कोंकणी मणिपुरी नेपाली ये आपकी 91, नहीं हाँ ये हो गई 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, और BDMS हो गया 92 संविधान अमेंडमेंट 2003, ठीक है, यानी इसका 1 और 2 सही हो जाए। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति करी जाती है दोस्तों किसके द्वारा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और पर राष्ट्रपति तो करेगा, पर परामर्श कर लेगा वो किससे, राज्यपाल से, ठीक है, परामर्श करके नियुक्त कर देगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 105 के अंतर्गत निर्धारित संसदीय विशेषाधिकारों का लाभ मिलता है, किसे मिलता है आर्टिकल 105 में जो संसदीय विशेषाधिकार हैं। तो ये देखिए, ये अटॉर्नी जनरल जो होता है इसको पूरे विशेषाधिकार मिलते हैं संसद के सदस्यों की तरह ही, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल को मिलता है सिर्फ, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी इसको सारे पावर, सारी जो प्रिविलेजेस हैं वो मिलती हैं। 52, ग्राम न्यायालयों के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ग्राम न्यायालय इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये ठीक है स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है ग्राम न्यायालय केवल सिविल न्यायालयों की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, ये गलत है, दो नहीं करता है। ग्राम न्यायालय के लिए किसी भी निर्णय के विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती है, ये तो फिर आपकी पावर ही खराब हो गई, गलत हो जाएगा ये भी, यानी सिर्फ 1 सही है इसमें, ठीक है, 1 सही। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की एक विशेषता नहीं है, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1898 के बारे में पूछ रहा है। यह सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप की ओर पहला कदम था, ठीक है। ये इसके अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, कह रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में दिया गया था, 92 में नहीं, ठीक है। बाकी इसके अंतर्गत भारत में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था, ठीक है, सिर्फ इसका बी गलत है। 54, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन किसके अंतर्गत दिया जाता है दोस्तों, तो ये दिया जाता है DPSP, आपने पढ़ा होगा 43B, है ना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, है ना, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से इसको ऐड करा गया था, ये भी याद रख लो अगर पूछ ले, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृष्णा नदी जल विवाद में शामिल नहीं है दोस्तों, कृष्णा नदी जल विवाद, तो कृष्णा नदी पता होगा आपको कहाँ कहाँ बहती है, तो वो इस देश मतलब वो राज्य इनमें शामिल हो जाएंगे। तो एक तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये है, केरल नहीं होगा दोस्तों इसमें, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ये बताना है 56 में, ठीक है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से डील करता है, यानी अटॉर्नी जनरल से डील करता है, ठीक हो जाएगा। अनुच्छेद 315 चुनाव आयोग, गलत है। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग से डील करता है, मतलब UPSC से डील करता है। 324 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये गलत है। 324 दोस्तों चुनाव आयोग से बात करता है, किससे, चुनाव आयोग से डील करता है 324। कैग का आर्टिकल तो पता होगा आपको, 148 से कैग डील करता है, आर्टिकल 148 से। वित्त आयोग 280 ठीक दिया हुआ है, फाइनेंस कमीशन और अटॉर्नी जनरल ठीक है। कैग याद रखना 148 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए। यानी क्या, यानी 1 और 4 सही है, यानी 1 और 4 सही, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 57 देखते हैं, कह रहा हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर COP28 कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों, तो COP28 आपको पता है दुबई में आयोजित हुआ है, कहाँ हुआ, दुबई में, ठीक है, दिसंबर में हुआ, ये दुबई में हुआ। ये देखते हैं अब 58, कह रहा भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ें हमने USA से ली हैं, ठीक है, USA से। तो एक तो रिमूवल ऑफ जजेस, कि हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाना है, और जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा, ये हमने ली है, क्योंकि ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है,
यानी सिर्फ 1 और 3 सही है, 1 और 3 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 में मैचिंग करनी है, ये डिसीज़ यानी बीमारी और वो फसल है दोस्तों, ठीक है, मिला देते हैं इसको। लूज स्मट कहाँ होता है दोस्तों, ये गेहूं की बीमारी है। लूज स्मट किसकी है, गेहूं की बीमारी है। और ब्लास्ट जो है ये चावल की है दोस्तों, चावल की हो जाएगी। पछेता झुलसा ये आपको आलू में मिलेगा, पछेता झुलसा। और लाल सड़न गन्ने में मिलती है, लाल सड़न गन्ने में, ठीक है, लाल सड़न गन्ने में। कहने का मतलब इंग्लिश में भी मैच करवा देता हूँ। लूज स्मट वीट में मिलेगी, ब्लास्ट राइस में हो जाता है, लेट ब्लाइट ये आपका पोटैटो में होता है, और रेड शूट शुगर केन में हो जाता है। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए 60 देखते हैं। कह रहा वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं क्या? रीज़न, आरएनए एंड डीएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। आरएनए एंड डीएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ठीक है। तो देखिए इसमें पहली चीज़ जो वायरस है उसमें आरएनए डीएनए दोनों होते हैं, ये गलत है, यानी ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। आरएनए डीएनए दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों नहीं हो सकते हैं वायरस में, एक ही होगा, तो यानी ये तो गलत हुआ। आरएनए और डीएनए न्यूक्लियर प्रोटीन से बने होते हैं, ये सही है, यानी इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा लाइफाई सिग्नल नेटवर्क वाईफाई से अधिक सुरक्षित है। लाइफाई जो सिग्नल नेटवर्क है वो वाईफाई से अधिक सुरक्षित है, और कारण, लाइफाई में ऐसे दृश्यमान और निकट दृश्यमान प्रकाश का उपयोग किया जाता है जो दीवारों से ना गुजर सकता हो, तो इसी कारण से वो ज़्यादा सुरक्षित है। बिल्कुल सही है दोनों, और ये उसका स्पष्टीकरण भी करता है, यानी सी हो जाएगा। 62 वायरस प्रोटीन नहीं बना सकते। कह रहा है कथन है वायरस जो होते हैं ये प्रोटीन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वायरस में राइबोसोम की कमी होती है, वायरस में राइबोसोम की कमी होती है, बिल्कुल सही है। वायरस प्रोटीन नहीं बना सकते क्योंकि उनमें राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए, ठीक है, यानी इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो इसका उत्तर सी होना चाहिए। 63 देखते हैं। 63 क्या कह रहे हैं, मिलान करना है इसमें, हम लोग को क्या करना है, मिलान, ठीक है। जीनत महल ये कहाँ से देख रही थी, रिवॉल्ट है ये। जीनत महल कहाँ से लीड कर रही थी, तो दिल्ली से कर रही थी जीनत महल। मनीराम दीवान कहाँ से लीड कर रहे थे, मनीराम दीवान असम से लीड कर रहे थे। कहाँ से, असम से लीड कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से डील कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला जो है ये आपको कहाँ से मिल जाएंगे, अवध से मिल जाएंगे। और कुंवर सिंह जगदीशपुर, कुंवर सिंह जगदीशपुर से हो जाएंगे, कुंवर सिंह हो गए जगदीशपुर, ठीक है, यानी इसका उत्तर बी हो गया। 64 देखते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन से अखबार का नाम 1933 में हरिजन रखा गया था। 1933 में हरिजन रख दिया गया था, तो युवा भारत का नाम, किसका, युवा भारत जो इनका अखबार था उसका नाम बदल के हरिजन रख दिया गया था, ठीक है। बाकी यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब गांधी जी के पत्रकार थे, है ना। यंग इंडिया है, नवजीवन है, अभी नहीं, यंग इंडिया को बदल के बाद में क्या कर दिया, हरिजन कर दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे, कौन रहा भैया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, ये थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता के बाद जो बने थे, भारत के पहले, मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, आपको पता होगा, जिनके उत्तराधिकारी इनको बनाया गया था, और भारत के अंतरिम सरकार के गवर्नर जनरल के रूप में इन्हीं को नियुक्त किया गया था, ठीक है, मतलब जो अंतरिम गवर्नमेंट थी। निम्नलिखित में को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो हावड़ा षड्यंत्र केस कब हुआ है, 1910 में हुआ है, 1910 में। मेरठ षड्यंत्र केस या मेरठ कंस्पायरेसी 1929 में होगी। नासिक षड्यंत्र केस 1909 में होता है। विक्टोरिया षड्यंत्र केस 1914 में होता है, यानी इसके हिसाब से देखिए 3142 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 67 देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है एम एन रॉय, ठीक है। क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी या रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी से सुरेंद्रनाथ टैगोर, एस एन टैगोर, ये भी ठीक है। भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी, एस ए डांगे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी से अजीत राय और इंद्र सेन थे, अजीत राय और इंद्र सेन, ये गलत है, यानी पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 68 देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहे हैं इसकी स्थापना 1918 में रामास्वामी नायकर ने की थी, तो ये गलत है, रामास्वामी नायकर ने नहीं, महात्मा गांधी ने करी थी। किसने करी थी, महात्मा गांधी ने करी थी 1918 में। महात्मा गांधी अपनी मृत्यु तक इसके अध्यक्ष बने रहे थे, ये ठीक है। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, ये भी सही है। 2 और 3 इसके सही थे, पहला गलत हो जाता। 69 पे आते हैं। मैकडोनल्ड अवार्ड ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की है। इंग्लिश में देखते हैं। मैकडोनल्ड अवार्ड अनाउंस सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मुसलमान को, दलित को, सिख को, मराठा को, सबको उसने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था मैकडोनल्ड अवार्ड, इसीलिए बोला जाता है। तो सारे सही हैं, ठीक है, सबके लिए अलग अलग पृथक चुनाव की व्यवस्था कर दी थी उसने, सबको, मतलब मुसलमान को चुनेगा, दलित को चुनेगा,
डिवीज़न और ज़्यादा हो गया था। चलिए 70 पे आ जाता है हम। निम्नलिखित में से कौन हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष थे? हरिजन सेवक संघ के, तो देखिए हरिजन सेवक संघ अगर आपको पता हो 1932 में महात्मा गांधी ने बनाया था, ठीक है। और घनश्याम दास बिरला जो थे ये इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। घनश्याम दास बिरला, याद रखिएगा इसको। और बना कब था ये हरिजन सेवक संघ? अगर पूछ ले 1932 में महात्मा गांधी ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से मेल खाता है, ये बताना है आपको। सुरजीत सिंह क्या रेल मंत्री थे? ये इंतरिम सरकार का है। तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जॉन मथाई शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य, कौन सा सही है? नहीं, कौन सा मेल नहीं खाता है? यहाँ देखिए नहीं होना चाहिए, मेल नहीं खाता है, ये बताइए, ठीक है। कौन सा मेल नहीं खाता है? ठीक, तो देखिए जॉन मथाई जो थे ये वित्त मंत्री थे, शिक्षा मंत्री नहीं थे। बाकी सुरजीत सिंह रेल मंत्री, ठीक है। बलदेव सिंह पता होगा आपको, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, यानी सी इसमें सही नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में पीरपुर समिति की अध्यक्षता की गई थी। पीरपुर समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? ये हम लोग ने इससे पहले वाले टेस्ट में भी, नहीं, मैंने आपको अभी हिस्ट्री जो पढ़ाई है, हिस्ट्री के MCQ डाले 300 मैंने, अभी 200 और आपको दूंगा, उसमें मैंने ये आपको बताया था। राजा सैयद मोहम्मद मेहदी, किसने करी है? राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ने करी, ठीक है। 73 पे आ जाते हैं। कह रहा है कुशल आक्रमणता की नीति लॉर्ड लॉरेंस द्वारा शुरू करी गई थी। द पॉलिसी ऑफ मास्टरले इनएक्टिविटी वॉज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड लॉरेंस, पहली चीज़। दूसरा, इसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया गया था। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएंगी। 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गलफड़ों से सांस नहीं लेता है? ठीक है, कौन सा जानवर गलफड़ों से सांस नहीं लेता है? तो देखिए डॉल्फिन जो है ये गलफड़ों से सांस नहीं लेती। ये अन्य मछलियों की तरह जल की गहराई में सांस नहीं ले सकती है, ठीक है। जैसे और मछलियाँ होती है ना जल के अंदर सांस लेती, तो आपने देखा होगा डॉल्फिन बाहर आके सांस लेती है। वो एकदम देखा होगा डॉल्फिन बाहर ही आती है, फेफड़ों की तरह सांस लेती है ना, तो बाहर आके सांस लेती है। मनुष्य की खोपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र चलायमान हड्डी होती है? मूवेबल बोन स्कल ऑफ मैन में कौन सी होती है दोस्तों? मूवेबल जो होती है तो मैंडिबल होती है। कौन सी होती है? मैंडिबल जो है वो मूवेबल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम बड़ी आंत द्वारा स्रावित नहीं होता है? कौन सा एंजाइम बड़ी आंत द्वारा स्रावित नहीं होता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन या सुक्रोज? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा जो बड़ी आंत जिसको करती है, ठीक है, कोई नहीं होगा इनमें से, क्योंकि किसी भी पाचन एंजाइम बड़ी आंत कोई भी एंजाइम श्रावित ही नहीं करती है, ठीक है। बड़ी आंत किसी भी टाइप के एंजाइम को श्रापित नहीं करती है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पाचन की प्रक्रिया आपको पता है वो छोटी आंत में ही पूरी होती है, ठीक है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना, ठीक है, और मल को बाहर निकालना, जो आप पोटी करते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वय और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए दोस्तों होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जैसे आप गर्म पे हाथ रखो तुरंत हाथ हट जाएगा, ये सब। 78 देखते हैं हम। कह रहे हैं लिटमस विभिन्न रंगों के पानी में घुलनशील मिश्रण होता है। लिटमस इज वाटर सोल्यूबल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज, ठीक है ये। दूसरा कह रहे हैं लिटमस बलूत या बांज ओक के पेड़ की छाल से निकाला जाता है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। लिटमस लाइकेन के नाम से पौधे से प्राप्त होता है, हमें लाइकेन से मिलता है। कहाँ से? लाइकेन से निकाला जाता है, ठीक है, यानी सिर्फ पहला सही है। 79 देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना, कौन सा सही है? ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में मौजूद संवहन धारा के कारण होता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉज बाय द कन्वेक्शन करंट प्रेजेंट इन अर्थ आउटर कोर, ठीक है। यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों को रोककर हमारे ग्रह की रक्षा करता है, ये भी सही, यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज ग्लूटेन मुक्त होता है? दोस्तों कौन सा अनाज ग्लूटेन मुक्त होता है? तो चावल में दोस्तों ग्लूटेन नहीं होता है। किसमें? चावल में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित मतलब एम पावर उपाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो WHO ने बनाया है एम पावर, तो ये संबंधित है तंबाकू नियंत्रण से, टोबैको कंट्रोल से, ठीक है, टोबैको कंट्रोल के लिए है ये एम पावर। किसने बनाया? WHO ने बनाया। कौन सा प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? इनमें से बताना है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसकी साइट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? तो देखिए राइबोसोम कोशिका के वे स्थल होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है, तो यानी इसको बी बोलेंगे आप। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है और ये कोशिकाओं का स्थल है। 83 देख लेते हैं भैया, 83 क्या कह रहे हैं। खाद्य विकिरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फूड
फूड इरेडिएशन से संबंधित कौन सा कथन सही है इनमें से? ठीक है, यह भोजन के पोषण मूल्य को बढ़ाने में सहायक होती है। गलत है, ऐसा कोई काम ये नहीं करती है। यह खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम में सहायक होती है। ये सही है दोस्तों। फूड पॉइजनिंग ना हो, आपको खाद्य से मतलब खाने पीने की चीज़ों से बीमारी ना हो, इसलिए उस आपको बचाएगी, ये ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं इसके कारण भोजन में मौजूद कीटनाशक और अन्य विषैले पदार्थ नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो इसके कारण नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी गलती हो जाएगा। सिर्फ 2 सही हो गए यहाँ। ठीक है, चलिए 84। किस राज्य ने 13वां हॉकी सीनियर इंडिया पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है दोस्तों? किसने जीत लिया है? तो ये जीता है पंजाब ने। किसने? पंजाब ने जीता है दोस्तों। ठीक है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? 5th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल। तो ये हुआ तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? इंडिया का रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या है दोस्तों? तो 7वां रैंक है भारत का। कितना है? 7वां है, 7वां। अम्ल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। कौन सा गलत है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल विद्युत का संचालन नहीं कर सकता, ये गलत है भैया। एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी ये सही हो जाएगा, ये बी गलत हो जाएगा। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी ठीक है, यानी बी गलत है सर। 88 देखते हैं, वायु के संपर्क में आने पर चांदी किस पदार्थ के बनने के कारण काली हो जाती है दोस्तों? तो ये हो जाती है किस पदार्थ के बनने के कारण? सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण चांदी काली हो जाती है। नीले रंग का कांच प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? अगर नीले रंग का कांच प्राप्त करना है तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कोबाल्ट ऑक्साइड। 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क नहीं है? कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क नहीं है? तो कैलामाइन। कौन? कैलामाइन, ये एल्युमिनियम की ओर नहीं है। ठीक है, 91 देखते हैं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, 65%। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 65% पाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बताना है 92 में आपको। कौन सा जोड़ा सही है, माफ़ कीजिएगा, कौन सा जोड़ा सही है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज वसा, और आपका प्रोटीज प्रोटीन, तीनों ही सही हो जाएंगे दोस्तों। इसके तीनों सही हैं। और ये है क्या, तो पता होगा ना यार कि एमाइलेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है ना जो कार्बोहाइड्रेट के विघटन में सहायक होता है ना, कार्बोहाइड्रेट के विघटन करता है। लाइपेज वसा का विघटन करता है। प्रोटीज प्रोटीन का विघटन करता है। ठीक है, चलिए अब 93 में विटामिन से रिलेटेड सवाल है, मैचिंग कर दीजिए। विटामिन B3, इसका नाम है नियासिन। क्या नाम है विटामिन B3 का? नियासिन। विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन। क्या है विटामिन B6 का? पायरोडॉक्सिन है। क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B9 का क्या है? फॉलिक एसिड है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड है। बच गया B12, तो इसको कोबलामिन बोलते हैं। कोबलामिन। देखो विटामिन से एक सवाल तो आता ही आता है ना, तो ये आपको नाम इसके और होने वाली बीमारियां याद रखनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कैल्सिटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन हार्मोन? कौन सा? कैल्सिटोनिन हार्मोन का। तो कौन करता भैया कैल्सिटोनिन हार्मोन का श्रावण या उत्पादन? तो ये करती है थायराइड ग्रंथि। कौन करती है? थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। 95 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए इज फैट सोल्यूबल। विटामिन ए इज फैट सोल्यूबल, ठीक है। दूसरा कह रहा है विटामिन ए इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। विटामिन ए वसा ऊतक में संग्रहित होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए वसा में घुलनशील तो है, ये यकृत में संग्रहित होता है। कहाँ पे? यकृत में। ठीक है, चलिए मतलब हाँ समझ गए ना, ऑप्शन नहीं होगा। चलिए 96 क्या कह रहा है? पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव होते हैं? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? बहुत आसान है, ये बता सकते हो आप आराम से। दिन की लंबाई और रात के समय में परिवर्तन। दिन की लंबाई और रात के समय में परिवर्तन, तो ये गलत हो जाएगा। दिन की लंबाई रात के समय में परिवर्तन नहीं, दिन और रात का होना होता है भाई। अभी सूरज के सामने है अर्थ तो दिन होगा, घूम गया तो रात हो गई, है ना, तो ये गलत हो गया। महासागरीय धाराओं का विक्षेपण, डिफ्लेक्शन ऑफ ओशन करंट, ये तो होता है दोस्तों, अगर अर्थ घूमता है तो टाइड्स वाइड्स तो देखे ही जाते हैं। और दिन और रात का होना, ये ठीक है, 2 और 3 सही हो जाएगा। 97 आ जाते हैं। 97 कह रहा है लेहमन असंतता ने निम्नलिखित में से किसका पृथक्करण होता है? लेमन डिसकंटिन्यूटी सेपरेट, तो दोस्तों ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लेमन डिसकंटिन्यूटी, ये आपको आउटर कोर और इनर कोर के बीच में मिलती है। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर।
ऐसे करके आपने पढ़ा होगा ना, ये क्रस्ट है, फिर मेंटल, फिर कोर। तो यहाँ पे सियाल सीमा होता है, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी सियाल और सीमा को अलग करती है ना, ऐसे करके लेमन जो होती है वो आउटर कोर को इनर कोर से अलग करती है। 98 देखते हैं, कह रहा है 1498 में वास्को डिगामा किस समुद्र तट पर उतरा था दोस्तों? तो कैलीकट तो आया था, समुद्र तट कौन सा था? तो कप्पड़ समुद्र तट था। कौन सा था? कप्पड़ समुद्र तट। 99 देखते हैं, बेतवा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बेतवा नदी, इसका उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से होता है, गलत है। ये मध्य प्रदेश में तो निकलती है पर विंध्यास रेंज से निकलती है। कहाँ से? विंध्यास से निकलती है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना नदी से जाकर मिलती है, ये सही है। दूसरी सही है, पहली गलत है दोस्तों। कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पर दीफू पास मिलेगा आपको। दीफू पास ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और म्यांमार के वो, ठीक है। दीफू पास अरुणाचल में मिलेगा आपको ये। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमाएं नेपाल से साझा होती है? मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत आता ही आता है और फिर भी कई बच्चे इसको करते ही नहीं है कि मैं भी नहीं करूँगा, पूछते रहो, तुम कितने पूछोगे। तो देखो, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। कौन कौन? महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, 3 तो ये हैं। टोटल 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं टोटल। कौन कौन से हैं? 3 तो मैंने बताया। एक और नोट करो, पीलीभीत। मैप देख डाला करो तो पीलीभीत नोट कर लो। लखीमपुर इसमें है नहीं है, लखीमपुर हो गया। पीलीभीत है, लखीमपुर है आपका। और बहराइच इसमें है नहीं है, बहराइच लिख लो, बहराइच हो गया, ठीक है। श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती, बलरामपुर, ठीक है। इसको याद कर लो यार, 7 जिले रट लो एकदम, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, यह है तो बलरामपुर, सिद्धार्थनगर है ना, 7 जरूर याद रख लो। 102 देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। पीरम आइलैंड कहाँ पे पड़ेगा आपको? पीरम आइलैंड, तो पीरम आइलैंड जो है ये हो गया आपका गुजरात में। पीरम आइलैंड कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। दूसरा, नेत्रानी, नेत्रानी कहाँ पे है दोस्तों? तो ये कर्नाटका में है, नेत्रानी कर्नाटका में है। धर्मादम, धर्मादम ये आपका केरल में मिल जाएगा। धर्मदाम कहाँ मिल जाएगा? केरल में। धर्मदाम केरल हो जाएगा। और बूचर आपका बच गया, तो ये अपना महाराष्ट्र हो गया। बूचर आइलैंड महाराष्ट्र हो गया, या कसाई आइलैंड महाराष्ट्र, ठीक है। यानी बी सही हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अमसोट उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये सहारनपुर में है। अमसोट उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। पूछेगा यूपी की सबसे ऊंची चोटी या सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो अमसोट है, सहारनपुर में है। कथन 104, हम चंद्रमा का केवल एक ही आयाम देख पाते हैं। कारण, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। क्या इसके कारण? तो ये तो नहीं होगा। क्यों हमें एक ही दिखता है? कि दोस्तों हम, क्योंकि चंद्रमा भी हमें रोटेट करता रहता है, हम सूरज को रोटेट कर रहे हैं, इसकी वजह से, है ना। ये है तो सही, आकार तो छोटा, पर ये इसका कारण नहीं है कि हमें एक ही पार्ट दिखता है। यानी दोनों सही हैं और कारण उसका स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है। 105 देख लेते हैं। 105 क्या कह रहे हैं? वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है? ठीक है, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में, स्ट्रेटोज और थर्मोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। 106 देखते हैं। नदी को पहचानना है दोस्तों हमें इसमें। इसका उद्गम अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है और इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला। कौन सी नदी है? किसके बारे में बात कर रहा है? तो भरतपूजा नदी के बारे में बात कर रहा है। किसके? भरतपूजा नदी के बारे में। 107 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कौन सा इसमें सही मैच नहीं कर रहा है? बाढ़ सागर बांध सोन नदी पे है, ठीक है। ये उकाई बांध तापी नदी पे है, ये भी सही है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे है, ये भी सही है। और आपका रंजीत सागर डैम, कौन सा रंजीत सागर डैम? ये कहाँ पे? सतलज नदी में, ये गलत है। रंजीत सागर जो बांध है आपका रावी नदी पे है, ये रावी नदी पे, ठीक है। तो डी गलत हो जाएगा। 108 देखते हैं। ये देश और राजधानी, भैया राजधानी जरूर एक सवाल आता जरूर है। जमैका किसकी राजधानी है? तो जमैका किंगस्टन की, ये पता होगा आपको। जमैका किसकी है? किंगस्टन की राजधानी है। मतलब किंगस्टन जमैका की राजधानी, माफ़ कीजिएगा। किंगस्टन जो है ये किसकी राजधानी है? जमैका की है। सीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो पता होगा दमश्क जो है ये सीरिया की राजधानी है, दमश्क। जाम्बिया की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? लुसाका, जाम्बिया की लुसाका। और लीबिया की क्या हो गया? त्रिपोली, लीबिया की त्रिपोली, ठीक है। मेरी ज्योग्राफी मैपिंग अगर आपने देखी होगी तो आप कंट्रीज कैपिटल से अवेयर होंगे, यानी इसका डी सही हो जाएगा। महासागरों में सतही धाराओं का प्राथमिक कारण क्या है?
द प्राइमरी कॉज ऑफ सरफेस करेंट्स इन द ओशियन, ग्रेविटी, अर्थ रोटेशन, विंड एक्शन या सैलिनिटी। देखिए होते तो सारे, पर प्राइमरी कॉज कौन सा है ये बताना है। तो पवन क्रिया है ना, सतही महासागर की वायु का डायरेक्शन क्या है, विंड का एक्शन क्या है, उस पर निर्भर करती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही होगा। लैटोसोल्स उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाने वाली मृदा होती है। लैटोसोल्स आर सॉइल फाउंड अंडर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, लैटोसोल्स मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। लैटोसोल जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ये भी सही। इसमें आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। 111 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, थैलायर झरना, ये केरल में है क्या? थैलायर झरना कौन सा? थैलायर झरना। तो दोस्तों थैलायर झरना केरल में नहीं है, तमिलनाडु में। सबसे ऊंचा झरना है ये थैलायर झरना, तमिलनाडु का सबसे ऊंचा झरना है। नोहकलिकल झरना मेघालय। ठीक है, और बरेही पानी झरना उड़ीसा में हो जाएगा। चूलिया झरना राजस्थान में। इंडिया के नाम अलग ही मिलेंगे, चूलिया झरना, बरेही पानी, उधर देखो येलो स्टोन, किंग्स फोर्ट। ठीक है, खैर चलिए 112 में मैचिंग करनी है दोस्तों। टेक्टोनिक लेक कौन सी है? तो देखिए टेक्टोनिक लेक वुलार लेक है, आपका नैनीताल है, डल झील है, ये सब टेक्टोनिक लेक है। ठीक है, फिर आपका बात करा जाए क्रेटर लेक की, अगर बात कर लें तो क्रेटर लेक, लोनार लेक जो है ये क्रेटर लेक है। कैसी लेक है? क्रेटर लेक है। ठीक है, और अगर ग्लेशियर लेक की बात करें तो हिमानी झीलें हैं, ग्लेशियर लेक में आपको मिल जाएगी कौन सी लेक? ये आपकी गंगाबाल लेक जो है, कौन सी? गंगाबाल झील, ये ग्लेशियर लेक है। अब आ गई आपकी फ्लूवियल लेक जो है, फ्लूवियल लेक, ये आपकी कोलेरू लेक है। फ्लूवियल लेक कौन सी है? कोलेरू लेक है। यानी इसका सही उत्तर बी हो जाना चाहिए। ठीक है, बी हो जाएगा। 113 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अवनलिका कटाव से सर्वाधिक प्रभाव होता है? गली इरोजन की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय गली इरोजन? तो देखिए सबसे ज़्यादा गली इरोजन की समस्या देखने को मिलती है इटावा क्षेत्र में। कहाँ पे? इटावा क्षेत्र में है ना। गली इरोजन मतलब देखा होगा नदियाँ ऐसे कटाव बना देती हैं सब मिट्टियों का। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। सिंधु भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, पंचनाद में केवल सतलज नदी ही सीधे सिंधु को मिलती है। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया आपको ज्योग्राफी में, ये आपकी जैसे इंदस जाएगी। ठीक है, फिर कौन आती है? झेलम आती है। झेलम में चेनाब मिलती है। ठीक है, चेनाब, इसमें रावी मिल जाएगी। फिर सतलज डायरेक्ट इसमें मिलती है, और ब्यास सतलज में मिलेगी, ये ब्यास है। झेलम, चेनाब, रावी, ये सतलज है, और इन सब का पानी इसमें मिलता है। सतलज डायरेक्टली इंदस से मिलती है। तो ये भी सही है। और चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु भारत में केवल जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सिंधु जो है जम्मू कश्मीर में तो बह रही है, ठीक है, पर लद्दाख कहाँ जाएगा? लद्दाख भी तो है ना, तो लद्दाख से भी तो बहेगी। ठीक, यानी सिर्फ डी गलत है इसमें। चलिए, लीप अहेड पहल का संबंध किससे है? लीप अहेड पहल का संबंध है टेक स्टार्टअप। टेक नहीं मतलब टेक स्टार्टअप हिंदी में है। टेक मतलब जैसे जो भी कंपनीज होती हैं ना साइंस एंड टेक्स की, उनके स्टार्टअप को बोलते हैं लीप अहेड इनिशिएटिव चलाया गया, लीप अहेड। निम्नलिखित में से किसे कोसी के गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे कोसी के गांधी, गांधी ऑफ कोसी नाम से जानते हैं? तो राम बहादुर सिंह को। किसको? राम बहादुर सिंह को कोसी का गांधी कहा जाता है। चलिए 117 देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुमन के लिए कहाँ पे है? तो केरल भी होगा दोस्तों, केरल में है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी केरल में 79 प्लस है, मतलब 79 के आसपास ही है। ठीक है, चलो 8वां कह रहा है 8th हनुवंतिया जल महोत्सव किस नदी के तट पर हुआ है दोस्तों? 8th हनुवंतिया जल महोत्सव तो ये हुआ है नर्मदा नदी के तट पे। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पे। 119 कह रहा है उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा किन दो जिलों के बीच शुरू हुई है? पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा तो ये शुरू हुई है दोस्तों आगरा मथुरा के बीच में। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई आगरा मथुरा के बीच में। ठीक है, वर्ष 2023 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित करा गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इस बार संजीव को। किसको मिला है? संजीव को। याद रखना, डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, एकदम याद रखना। वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में ओपेक समूह छोड़ने की घोषणा करी है? लेटेस्ट न्यूज़ है ये।
मतलब करंट का सवाल है। तो ओपेक छोड़ने की घोषणा अंगोला ने करी है। किसने करी है? अंगोला ने ये घोषणा करी है दोस्तों। अब आपको पढ़ने की अप्रोच यही होनी चाहिए। अब जैसे ही अंगोला आपने पढ़ा, अब ये कंट्री न्यूज़ में, इसकी तुरंत राजधानी देख ली, लुआंडा। यही सब राजधानी आती हैं जो कंट्री न्यूज़ में होता है। लुआंडा हो गई इसकी कैपिटल। भारत में रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है दोस्तों? तो ये सबसे ज़्यादा हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में है। ठीक है, इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। 123 में ये जिले हैं और उनके मुख्यालय हैं। ठीक है, जैसे अमेठी, अमेठी का मुख्यालय क्या है? गैरीगंज है। अमोठी का क्या है? गौरीगंज हो जाएगा। अमोठी का मतलब अमेठी का गौरीगंज है। अम्बेडकर नगर, इसका अकबरपुर हो गया। कौसाम्बी का मंझनपुर हो गया, कौसाम्बी का मंझनपुर हो गया। और सोनभद्र का दोस्तों रॉबर्ट्सगंज हो गया। क्या हो गया? रॉबर्ट्सगंज। यानी 123 में 4 3 2 1 हो जाना चाहिए। 124 देखते हैं। गंगा उत्तर प्रदेश के 26 जिलों से होकर बहती है। गंगा उत्तर प्रदेश के 26 जिलों से होकर बहती है। ये सवाल सही है क्या? तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 28 करो। अब 28 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। कितनी? 28 डिस्ट्रिक्ट से। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ये याद रखना, उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है? बिजनौर से। सिर्फ 2 सही है इसमें। हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू करा गया है दोस्तों किसके द्वारा? असम द्वारा। असम सरकार द्वारा। किसने? असम सरकार। 126 कह रहा है एक हालिया वैज्ञानिक शोध से पृथ्वी की आंतरिक भाग में नई परत बनने की पुष्टि हुई है। ये नई परत किस भाग पर बनती है? ठीक है, तो ये बताना है। ये बनी है दोस्तों किस पे? पृथ्वी के कोर के बाहरी भाग पर। ठीक है, आउटर पार्ट ऑफ अर्थ कोर। जैसे ये है, ये कोर है। अब कोर में भी एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। ठीक है, आउटर कोर में यानी पृथ्वी के बाहरी कोर में। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए 127 देखते हैं। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक ये किसने लिखी है? वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक ये ट्विंकल खन्ना ने लिखी। किसने? ट्विंकल खन्ना ने। ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, तो कर्क रेखा आपको पता होगा 19 देशों से गुजरती है। कर्क रेखा 19 देशों से आपको याद करनी पड़ेगी वो। इनमें से कौन से देश से नहीं गुजरती है? केनिया से नहीं जाती है। ठीक है, एक बार मैप देख लीजिएगा। अफ्रीका के 11 देश हैं, एशिया में अपना भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ये हो जाएगा। ठीक है, मैप देख लीजिए एक बार। भारत में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य तो प्रेजेंट के हिसाब से राजस्थान है। ठीक है, प्रेजेंट अगर जो 2022-23 का डाटा है उसके हिसाब से राजस्थान हो जाएगा। हाल ही में कालाहांडी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर माँ मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये भारत के किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा में है ये। ठीक है, आपको यूपी ही लगेगा। यूपी में ही नाम नहीं बदलते हैं, और भी जगह बदलते हैं। कालाहांडी के नाम बदल के माँ मणिकेश्वर विश्वविद्यालय करा गया है उड़ीसा में। ठीक है, 131 कह रहे स्क्रब टाइफस बैक्टीरिया के कारण होता है। स्क्रब टाइफस इज कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, ये स्क्रब टाइफस एक संक्रामक रोग है। स्क्रब टाइफस कह रहा है एक संक्रामक रोग है, तो ये गलत हो जाएगा। संक्रामक मतलब समझते हो ना, जैसे कोरोना था एक व्यक्ति से दूसरे में फैलना, ये वो नहीं है। यह संक्रमित चिगर के काटने से लोगों में फैलता है। इट स्प्रेड टू द पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड चिगर्स। ये ठीक है, यानी पहला और तीसरा सही हो जाएगा इसमें। मृदा प्रदूषण के निम्न में से कौन से कारण है ये बताना है भैया। मृदा प्रदूषण का कौन सा कारण है? मृदा में ह्यूमस की कमी, मृदा में सूक्ष्म जीवों की कमी। ठीक है, औद्योगिक अपवाह और वन उन्मूलन। चारों ही सही हो जाएंगे दोस्तों, इसमें चारों सही हैं। वॉशिंगटन कन्वेंशन का संबंध किससे है ये बताना है आपको। वॉशिंगटन कन्वेंशन तो लुप्त प्राय पौधों और जानवरों के संरक्षण से, लुप्त प्राय पौधों और जानवरों के संरक्षण से वॉशिंगटन कन्वेंशन का संबंध। 134 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? ठीक है, तो कौन सा संगठन बना था? देखिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान। ये कब बना? इसको भी याद रखो, पूछ सकता है। 1982 में बना। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट कब बना? 1998 में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कब बना? 1962 में बना। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कब बनी? ये 1883 में। 1883 में बनी। ठीक है, चलिए 135 देखते हैं। वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहने वाले जीव कहलाते हैं। द ऑर्गेनिज्म लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूस्टन बोलते हैं। न्यूस्टन जो वायु और जल के किस पे रहते हैं? पृष्ठ पे। ठीक है, यानी एयर और वाटर के इंट्रैक्शन पे। 136 देखने कह रहे हैं एक शक्कर फिश का शार्क से जोड़ना किस प्रकार की जैविक अंतःक्रिया का उदाहरण है? अ शक्कर फिश अटैच टू अ शार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बायोटिक इंट्रैक्शन? तो ये है दोस्तों सहभोजिता का। अमेंसलिज्म ये सब पढ़ा होगा। जैसे प्रिडेशन में क्या होता है? जैसे शेर है, हिरन का शिकार करता है। प्रिडेशन में शेर को फायदा होता है, हिरन को नुकसान हो जाता है।
और ऐसे ही कमेंसलिज्म में क्या होता है, जैसे दो ऑर्गेनिज्म है, एक को तो फायदा होगा, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, दूसरे पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मतलब उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है दूसरे को, ठीक है। अब जैसे ऐसा मान लो भैंस है, जैसे भैंस भैंस के ऊपर बगला है, बगला बैठा होता देखा होगा। अब भैंस क्या करती है, गाय का वो घास वास खाएगी, तो उसमें जो कीड़े निकल जाएंगे नीचे पे, तो वो बगला खा लेगा, है ना। तो इसमें देखो उसको नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है, ठीक है। अब जैसे शेर है, शेर क्या करता है, मांस खा के जो छोड़ देता है, उसको जो जैकाल होता है वो खा लेता है ना। तो ये होता है कमेंसलिज्म। तो 37 देखते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री व्युत्पन्न नहीं है, मरीन डेट्रीवोरस नहीं है। तो दोस्तों जेली फिश जो है ये मरीन डेट्रीवोरस नहीं है, यानी समुद्री व्युत्पन्न नहीं होगा ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक शीतलन का कारण बनती है दोस्तों, ग्लोबल कूलिंग का कारण कौन सी गैस है, तो ये है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। फैक्चुअल सवाल है, डायरेक्ट पीसेज में आपको फैक्ट पे ही खेलना, ये लर्न करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से रामसर स्थलों को कौन सी जोड़ी सही ढंग से सुमेलित नहीं है, वाधवना आर्द्र भूमि या वाधवना वेटलैंड ये गुजरात में है, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है, रुद्र सागर लेक ये गलत है, ये उत्तराखंड में नहीं है, ये त्रिपुरा में है दोस्तों। रुद्र सागर लेक कहाँ है, त्रिपुरा में। हैदरपुर आर्द्र भूमि ये उत्तर प्रदेश, ये सही हो जाएगा। 140 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं के सीधे पिरामिड का उदाहरण है, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये किसका है, अपराइट पिरामिड। अपराइट समझे, अपराइट पिरामिड ऐसा हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा होंगे जैसे घास है ना, फिर पेड़, फिर ऐसे शेर वेर कम होंगे, गिद्ध विद। अपराइट पिरामिड एक तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, और आपका कौन सा पॉन्ड इकोसिस्टम यानी तालाब वाला, ये अपराइट होता है, ठीक है। बाकी ये वृक्ष परजीवी ये सब इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है, यानी 1 और 4 ये अपराइट पिरामिड होगा। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली बाजार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है दोस्तों, मुरादाबाद में स्थापित करा गया है एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार। भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो ये सहारनपुर में करा गया है भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र, मछली बाजार मुरादाबाद, ठीक है, करंट का है ये। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से सुसज्जित पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बना है, सौर ऊर्जा से सुसज्जित, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एविएशन हब स्थापित करने का निर्णय लिया है कि एविएशन हब बनाया जाएगा, नोएडा में बनेगा, ये कहाँ पे, नोएडा में। 145 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वनटांगिया समुदाय में औपनिवेशिक शासन के दौरान पेड़ लगाने के लिए बांग्लादेश से लाए गए लोग शामिल हैं। द वनटांगिया कम्युनिटी कंप्राइजेस पीपल बॉट फ्रॉम बांग्लादेश ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल टू प्लांट ट्रीज। तो ये दोस्तों बांग्लादेश से नहीं, ये म्यांमार से लाए गए थे, कहाँ से, म्यांमार से लाए गए, तो ये तो गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वनटांगिया आदिवासियों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया था। यस ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है सर। उत्तर प्रदेश में गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, तो इसको स्थापित करा गया है मथुरा में। कहाँ पे, मथुरा में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्या, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से, तो रितु करिधल को जाना जाता है। किसको, रितु करिधल को। क्यों, क्योंकि जो चंद्रयान 3 मिशन है उसकी प्रभारी थी ये, ठीक है, तो इसीलिए इनको रॉकेट महिला के नाम से जाना जाता है, रितु करिधल, ठीक है। 148 देखते हैं, कह रहा जूट किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करके उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा, पाट मित्रो ऐप, तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये है गलत। कपड़ा मंत्रालय द्वारा पाट मित्रो ऐप लॉन्च किया गया है, किसके, कपड़ा मंत्रालय द्वारा, कपड़ा मंत्रालय ने इसको लॉन्च करा है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब तकनीकी सहायता नहीं देगा पार्ट में, तो जूट किसानों के लिए ये ठीक है, तकनीकी सहायता के लिए उनको जैसे MSP वगैरह है जो मिलती है वो सब मिल जाएगी उससे, और भी जानकारियाँ ले सकते हैं। चलिए 149, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। किसको, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये दोस्तों अगर आपको पता हो बैडमिंटन के हैं, ये किसके हैं, बैडमिंटन के, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं वासुदेव देवनानी। कौन, वासुदेव देवनानी, ठीक है। तो दोस्तों कितने नंबर आए, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ज़रा कमेंट में प्लीज़ बताइए।